नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस को, जिसे हम लोग क्लाउजेस थ्योरम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि RJE क्लाउजेस ने RJE क्लाउजेस ने हमें बताया था कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म कर रही हो तो उसका जो नेट चेंज होगा एंट्रोपी में वो कितना होगा। उसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उन्होंने दिया था। इसलिए जो है चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस को क्लाउजेस थ्योरम भी कहते हैं। तो क्लाउजेस ने क्या कहा, इसे यहाँ थोड़ा देखेंगे, फिर इसको हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कहाँ पर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, तो उस स्थिति में जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होता है ना वो जीरो से ग्रेटर होता है। अर्थात जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसका एंट्रोपी बढ़ रहा होता है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वहाँ पे हम लोगों ने देखा। और आज के इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिवर्सिबल साइकिल्स परफॉर्म कर रही है तो उसका जो नेट चेंज होगा एंट्रोपी में वो कितना होगा भैया, ये चीज़ देखना है हमें। ठीक है, ऐसे तो वो जीरो से इक्वल होता है, है ना, अकॉर्डिंग टू क्लाउजेस। तो इसको प्रूफ करके भी देखेंगे। तो चलिए पहले जो स्टेटमेंट है उसे देखते हैं। स्टेटमेंट क्लाउजेस ने क्या कहा, क्लाउजेस थ्योरम स्टेट्स दैट इन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल साइकिल द नेट चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो। कहने का अर्थ ये है कि अगर कहीं पर, है ना, रिवर्सिबल साइकिल्स परफॉर्म किया जा रहा है या रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो उस स्थिति में जो नेट चेंज होगा एंट्रोपी का वो जीरो से इक्वल होगा। है ना, अर्थात मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व, क्योंकि ये साइकिल का बात हो रहा है इसलिए यहाँ पर एक क्लोज्ड कर्व, है ना, क्लोज्ड कर्व का यहाँ पर सिंबल दिया गया है। dq/t इज इक्वल टू जीरो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, डेल एस इज इक्वल टू जीरो, है ना, डेल एस जो है चेंज ऑफ एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट है किसका, क्लाउजेस का। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या मतलब देता है लिखने के लिए, तो इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रूफ की, कि भैया हम लोग प्रूफ कैसे करें। अगर एग्जामिनेशंस में ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस पूछता है तो कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस को। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्लाउजेस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कार्नोट साइकिल का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये कार्नोट साइकिल क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जो कार्नोट साइकिल है ना उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका माफ कीजिएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, दूसरा स्टेप होता है आपका अडायबेटिक एक्सपेंशन का, जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन का, और जो चौथा स्टेप होता है वो अडायबेटिक कंप्रेशन का होता है। यहाँ पर ये जो पीवी डायग्राम है, इसमें हम लोग कार्नोट साइकिल को शो किए हैं। ठीक है, पहला कर्व जो है ए बी ये पहले स्टेप को शो कर रहा है, जो कर्व बी सी है ये दूसरे स्टेप को, जो तीसरा कर्व है सी डी ये तीसरे स्टेप को, और जो चौथा कर्व है डी ए ये चौथे स्टेप को शो कर रहा है। यहाँ लिखे भी हैं हम लोग कि लेट अस प्रूव दिस थ्योरम यूजिंग कार्नोट साइकिल विच इज अ रिवर्सिबल साइकिल। A Carnot cycle consists of 4 steps. 4 steps consist करता है having 2 expansions and 2 compressions, है ना, 2 expansion और 2 compression होता है। मतलब, है ना, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक अडायबेटिक एक्सपेंशन। कंप्रेशन में वही एक आइसोथर्मल कंप्रेशन और एक अडायबेटिक कंप्रेशन एज शोन इन पीवी डायग्राम। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 से शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए स्टेप 1 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है। पहला जो स्टेप है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का केस है। कहने का अर्थ ये है कि इस स्थिति में क्या होगा, मतलब ये जो पहला स्टेप है इसमें क्या होगा कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है ना, ये क्या करेगा, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब कर लेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो वर्किंग सब्सटेंस है ना ये हीट गेन कर रहा है, और जो हमारा सोर्स है ये हीट लॉस्ट कर रहा है। तो जो हीट गेन करता है उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है, और जो हीट लॉस कर रहा है उसका एंट्रोपी लॉस हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, उसका एंट्रोपी बढ़ गया बाई एन अमाउंट Q1/T1, और जो एंट्रोपी है मतलब जो सोर्स है इसका एंट्रोपी डिक्रीज कर गया बाई एन अमाउंट Q1/T1।
ये चीज़ पहले स्टेप में होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं इस चीज़ को, स्टेप 1 ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ओके, जिसको हम लोग कर्व ए बी से शो किए हैं, द वर्किंग सब्सटेंस टेक्स Q1 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स एट टेम्परेचर T1, सोर्स टेम्परेचर T1 पर रहता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, देयरफॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इज इक्वल टू Q1 बाई T1, है ना। कैसे लिखे इसको, इस फॉर्मूला की मदद से लिखे हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q बाई T होता है, इसी की मदद से इसको लिखे हैं, ठीक है। और हियर ऑल्सो इंट्रोपी ऑफ सोर्स डिक्रीजेज, इंट्रोपी जो है सोर्स का वो डिक्रीज करता है, और वो भी सेम अमाउंट से डिक्रीज करता है Q1 बाई T1 से, और यहाँ नेगेटिव लेते हैं ताकि डिक्रीज को शो कर सके, ठीक है। ये पहला स्टेप है। आइए दूसरे स्टेप को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेप, जैसे कि इस कर्व BC से हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये क्या है, अडायबेटिक एक्सपेंशन का केस है। इसमें क्या होगा कि जो सिस्टम है उसके अंदर ना तो हीट एंटर करेगा ना हीट लीव करेगा। कहने का अर्थ ये है कि जो वर्किंग सब्सटेंस है ना, ओके, वो थर्मली आइसोलेटेड है, ओके, ना तो हीट गेन करेगा ना हीट लॉस करेगा। मतलब इस स्थिति में जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है वो 0 से इक्वल होगा। यहाँ लिखे हैं स्टेप नंबर 2 ड्यूरिंग अडायबेटिक एक्सपेंशन BC, ओके, यहाँ पर देखिए BC ये कर्व है, ओके, नो हीट इज टेकन और गिवन अप, हैंस चेंज ऑफ एंट्रोपी इज 0, है ना, क्योंकि अगर हीट का एक्सचेंजमेंट ही नहीं होगा आपस में तो कैसे एंट्रोपी में कैसे बढ़त और घटत हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में जो है डलस भैया 0 से इक्वल मिल रहा है, मतलब इसमें जो है ये डलस 0 से इक्वल मिलेगा, मतलब एंट्रोपी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं रहेगा, एंट्रोपी अनअल्टर्ड होगा, ठीक है। आते हैं कहाँ पर, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 जो देखिए हम लोग कर्व CD से डोनेट कर रहे हैं, ये जो स्टेप नंबर 3 है इसको कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन का केस। इसमें क्या होगा, जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, ओके, वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिंक को दे देगा, रिजेक्ट कर देगा, ओके, है ना। तो सिंक क्या, तो जो सिंक है वो हीट गेन करेगा और जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट लॉस करेगा। यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन CD द वर्किंग सब्सटेंस गिव्स अप Q2 अमाउंट ऑफ हीट, ओके, टू द सिंक, जो कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर होता है, ओके, देयरफॉर डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस तो हीट लॉस किया ना, इसलिए उसका जो है एंट्रोपी डिक्रीज किया Q2 बाई T2 से, ओके। और यहाँ पर सिंक जो है वो हीट गेन कर रहा है, इसलिए उसका एंट्रोपी जो है इंक्रीज कर रहा है, और एंट्रोपी जो इंक्रीज करेगा ना वो भी सेम अमाउंट से इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ओके। ये आपका स्टेप नंबर 3 जिसको हम लोग कर्व CD से शो किए हैं इस PV डायग्राम में। स्टेप नंबर 4 है आपका DA। ये जो स्टेप नंबर 4 है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये है अडायबेटिक कंप्रेशन का। इस केस में भी जो आपका मतलब जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या होगा, आइसोलेटेड होगा थर्मली, मतलब इस केस में भी ना तो वो हीट गेन करेगा ना हीट लॉस करेगा। तो इस स्थिति में भी जो चेंज होगा एंट्रोपी का, है ना, वो 0 से इक्वल होगा, अर्थात एंट्रोपी बदलेगा नहीं, अनअल्टर्ड रहेगा। यहाँ देखिए ड्यूरिंग अडायबेटिक कंप्रेशन DA, जिसको कर्व DA से शो किया है, देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। ये स्टेप नंबर 4, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए, है ना। स्टेप नंबर 1 2 3 4, है ना, इसमें जो एंट्रोपी का बदलाव हुआ वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लिए, किस में बदला किस में नहीं बदला, ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर लिए। अब यहाँ आगे लिखे हम लोग, हैंस ड्यूरिंग होल कार्नोट साइकिल, ओके, होल कार्नोट साइकिल नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस, क्या होगा नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस में। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व DQ बाई T, ओके, ये आपका इक्वल होगा किससे, देखिए पहला स्टेप में जो एंट्रोपी था ना वो इंक्रीज किया था, ओके, Q1 बाई T1 लिखेंगे हम लोग, है ना। पहला जो स्टेप था उसमें एंट्रोपी वर्किंग सब्सटेंस का इंक्रीज किया, ठीक है। दूसरा जो स्टेप था उसमें जो वर्किंग सब्सटेंस था, है ना, उसका एंट्रोपी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, उसको 0 ले लेंगे। तीसरा जो स्टेप था उसमें जो है एंट्रोपी डिक्रीज किया, तो उसको माइनस Q2 बाई T2 से लेंगे। और चौथा स्टेप में भी एंट्रोपी चेंज नहीं किया तो वर्किंग सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 लेंगे, ठीक है। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। ये जो डेलस है आपका ये इक्वल हो रहा है किससे, यहाँ पर देखिए Q1 बाई T1 माइनस Q2 बाई T2 से इक्वल हो रहा है। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं, कार्नोट साइकिल क्या है, रिवर्सेबल साइकिल है। ये चीज़ आपको हम लोग अभी बताएं, कार्नोट साइकिल क्या है, रिवर्सेबल साइकिल है। तो जो रिवर्सेबल साइकिल है, ओके, रिवर्सेबल साइकिल के लिए, ओके, रिवर्सेबल यहाँ पर देखिएगा, रिवर्सेबल साइकिल, ओके, रिवर्सेबल साइकिल के लिए क्या होता है, जो रेशियो है Q1 बाई T1 ये इक्वल होता है रेशियो Q2 बाई T2 से, है ना। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ये जो डेलस है
इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व Q2/T। ओके, ये 0 से इक्वल होगा क्योंकि Q1/T1 माइनस Q2/T2 है। ओके, अब ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है कैंसल आउट होगा। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो डेल एस है ये 0 से इक्वल है ना। कहने का अर्थ ये है कि जो नेट चेंज है एंट्रोपी का, ओके ऐसा कह सकते हो, नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, ओके, और ऐसा भी कह सकते हो ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम का भी, ओके, ड्यूरिंग अ कंप्लीट कार्नोट साइकिल इज 0, है ना। इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि thus net change in entropy, thus net change in entropy of the working substance and the system during a complete Carnot's साइकिल इज 0। ओके, तो ये चीज समझ पा रहे हैं आप। एक कंप्लीट कार्नोट साइकिल के समय जो नेट चेंज है एंट्रोपी का, ओके, वर्किंग सब्सटेंस या फिर सिस्टम की बात करें तो 0 से इक्वल होता है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो हम लोग एक लिए रिवर्सेबल साइकिल लिए, है ना, और इसमें पता किए कि भैया किस प्रकार का चेंज हो रहा है एंट्रोपी में, तो ये चीज़ हमें पता चल रहा है कि हाँ ठीक है, डेल एस जो है 0 से इक्वल है। ओके, चलिए यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं ना वो एक सिंगल केस लिए हैं, मतलब एक सिंगल साइकिल के लिए लिए हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास इसमें जो है ढेर सारा, मतलब यही कर्व है मान लीजिए, और इसी के अंदर ढेर सारा एलिमेंट्री कर्व्स मौजूद है, या ऐसा कह सकते हो एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल मौजूद है। ओके, तब क्या होगा, देखिए उस स्थिति में भी अगर मान लीजिए इसमें जो है ढेर सारे एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में भी हर एक एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल का जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होता वो 0 से इक्वल होता। ओके ओके, और जो ओवरऑल, अगर आप ओवरऑल चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालते पूरे का, क्योंकि ABCD तो ढेर सारे एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल से बना हुआ है, तो जब आप ABCD का पता करते तो वो भी 0 से इक्वल मिलता। ओके, है ना। यहाँ पर जो है हम लोग एक लिए हुए हैं, ठीक है, एक बुक से लिए हैं ये फिगर, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। उसमें दिया हुआ था कि जो रिवर्सेबल साइकिल है ना उसको हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये रिवर्सेबल साइकिल जो है ढेर सारे एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल से बना हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और हर एक एलिमेंट्री साइकिल जो यहाँ पर मौजूद है ना, हर एक एलिमेंट्री साइकिल का जो चेंज ऑफ एंट्रोपी है वो 0 से इक्वल होता है, हर एक एलिमेंट्री साइकिल का, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट्री साइकिल का चेंज ऑफ एंट्रोपी 0 से इक्वल है, तो आपस में सबको ऐड करोगे, ओके, तो जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होगा ना होल का वो भी 0 से इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि जो क्लाउज़ेस थ्योरम है ना वो प्रूव्ड है। ओके, इसको DQ1 DQ2 नहीं लेते हैं, इसको डेल ले लेते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि ये एलिमेंट्री साइकिल्स की बात हो रही है ना। सो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि जो डेल एस है, माफ़ कीजिएगा, जो डेल एस है इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल Q/T इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से भी जो है इसको लिख सकते हैं। और जब आप सारे इंट्रोपीज को ऐड करोगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो डेल एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल Q/T इज इक्वल टू 0, ठीक है।